हाय एवरीवन, मैं रणधीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंट्रो जीरो टू हीरो पर स्वागत करता हूं तथा आज का हमारा टॉपिक होगा अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अगर अक्षांश रेखाएं आज कंप्लीट होती है इस क्लास के अंदर तो फिर कल स्टार्ट करेंगे देशांतर रेखा को, और क्लास के अगर बीच में समाप्त हो जाती है अक्षांश रेखाएं तो उस देशांतर रेखाओं को फिर इसके अक्षांश रेखाओं के बाद में हम देखेंगे। तो आज पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कि अक्षांश रेखाएं कहते किसको हैं। तो अक्षांश रेखाओं को समझने से पहले हम पहले ग्लोब की रचना करते हैं कि यह क्या हो गया, ग्लोब हो गया। उसके बाद यह पृथ्वी का मान लीजिए केंद्र हो गया, और केंद्र से यह 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब सबसे पहले हम अक्षांश रेखा की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी की सतह के समांतर, पृथ्वी की सतह के समांतर समांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा पृथ्वी की सतह के समांतर, पृथ्वी की सतह के समांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए हम पृथ्वी के केंद्र से हम यहाँ पर कोण की रचना करते हैं 22 डिग्री की, कितने की नहीं, आप इसको 26 डिग्री मान लीजिए कि हमने यह 26 डिग्री के कोण की रचना कर दी यहाँ पे। और फिर अगर हम दूसरी तरफ से मान लीजिए यहाँ पर 26 डिग्री की और कर देते हैं, यानी कि यह क्या हो गया, समान कोण हो गया। किसके सापेक्ष हो गया, पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष हो गया। तो इस पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष जो समान कोण बने, इन कोणों को मिलाने वाली रेखा, इन कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षांश रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए आप इसको, पृथ्वी की सतह के समांतर, यानी कि यह पृथ्वी की सतह हुई 0 डिग्री अक्षांश, और इसके समांतर क्या हो गई, 26 डिग्री अक्षांश हो गई। कितने हो गई, 26 डिग्री अक्षांश हो गई। पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय बिंदुओं को, यानी कि समान कोणीय बिंदु कितने हो गए, 26 डिग्री का इधर, 26 डिग्री का दूसरी तरफ कोण बन गया। और इनको जो मिलाने वाली रेखा है, इनको जो मिलाने वाली रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अक्षांश रेखाओं की संख्या, इसकी विशेषता तथा कौन सी रेखा को क्या कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे आगे। आइए दोस्तों, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, कि अक्षांशों की संख्या में यानी कि कितने होते हैं ग्लोब के ऊपर, तो वह देखते हैं। यानी कि अक्षांश की संख्या, किसकी संख्या,
अक्षांश की, अक्षांश की संख्या कितनी होती है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ग्लोब हो गया। इसके मध्य में ये क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस 0 डिग्री को मैंने तिरछा क्यों किया है। इस 0 डिग्री को तिरछा करने का मकसद मेरा ये है दोस्तों कि जो यह पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। तो जो अक्षांश होंगे वो भी तिरछे होंगे तथा पृथ्वी की स्थिति भी थोड़ी क्या बनेगी, तिरछी बनेगी। इस 0 डिग्री को क्या क्या कह सकते हैं हम, इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा तथा भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारी पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं। तो 2 ध्रुव कौन से मिलते हैं, एक मिलता है उत्तरी ध्रुव जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरा मिलता है दक्षिणी ध्रुव जिसको यानी कि इंग्लिश में साउथ पोल कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अंतिम जो अक्षांश होता है वह दक्षिण में कितना होता है, 90 डिग्री अक्षांश, और उत्तर में भी कितना होता है, 90 डिग्री अक्षांश। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 डिग्री अक्षांश की रचना करेंगे, फिर उसके बाद में दक्षिण की तरफ भी 1 डिग्री अक्षांश की, और इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में उत्तर तथा दक्षिण में कितने अक्षांश हो जाएंगे, 90 अक्षांश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 90 अक्षांश तो दक्षिण में, 90 अक्षांश उत्तर में तथा 0 डिग्री इनके मध्य में। यानी कि कुल अक्षांश कितने हुए, 90 अक्षांश किसके हुए, उत्तरी गोलार्ध के हुए, उसके बाद प्लस 90 अक्षांश किसके हुए, दक्षिणी गोलार्ध के हुए, और एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया। एक क्या हो गया, यह 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो यानी कि इनकी टोटल संख्या वह कितनी हुई, 181 हो गई। कितनी हुई दोस्तों, 181 हुई। अब इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट अक्षांश आते हैं, उन इंपोर्टेंट अक्षांश की बात करते हैं। यह कितना हो गया दोस्तों, 23.5 डिग्री। कितना हुआ, 23.5 डिग्री। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कर्क रेखा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। इसको कर्क रेखा देने के नाम के पीछे भी रीजन है, और रीजन मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगा जब हम विषुव तथा संक्रांति पढ़ेंगे उस टाइम पे। यह 23.5 डिग्री मान लीजिए दक्षिणी अक्षांश हो गया। फिर उसके बाद में 66.5 डिग्री है, यह हो गया 66.5। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा नाम देते हैं। और इस प्रकार से अंत में जो है वह 90 डिग्री अक्षांश आता है, और ये 66.5 डिग्री हम उत्तर में भी कर देते हैं। अब जो यह विभाजन किया गया है यह ताप के आधार पे किया गया है। किसके आधार पे दोस्तों, ताप के आधार पे। यानी कि सूर्य का ताप जहाँ पर ज़्यादा मिलता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर उसके बाद में आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कि जिन अक्षांशों के मध्य सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध। या जहाँ पर हम कह सकते हैं कि न तो ज़्यादा गर्मी होगी और न ही ज़्यादा सर्दी होगी, तो उसको शीतोष्ण। और उसके बाद में जहाँ बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें जो लंबवत कहाँ पड़ेगी इसके बारे में आपको मकर संक्रांति और जो ये कर्क संक्रांति है ये समझाते हुए उसके बारे में बताऊंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, कि सूर्य की किरणें सिर्फ 23.5 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश तक लंबवत गिरती हैं तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक लंबवत गिरती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इस पर आगे चर्चा करते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको इसके आगे पढ़ते हैं, इसके आगे हम देखते हैं अभी। तो ये ग्लोब था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ग्लोब पर इनकी अक्षांशों की जो रचना होती है। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने बात की अक्षांश की संख्या की, लेकिन हमने किसकी बात नहीं की है, अक्षांश रेखाओं की बात नहीं की है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हमको 181 न देकर क्या देना पड़ेगा, 179 देना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, यह क्या है, एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, तथा जो साउथ पोल है वह भी क्या है, एक साउथ पोल है, यानी कि 90 डिग्री है, यह भी क्या दर्शाया गया है, एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि जो नॉर्थ पोल है इसको हम एक रेखा के रूप में न दर्शा के किसके रूप में दर्शाते हैं, एक बिंदु के रूप में। साउथ पोल है, इसको रेखा के रूप में न दर्शा के किस में दर्शाया है, बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यानी कि अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हैं तो 179 आंसर होगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ध्यान दिया एग्जाम में कि अगर पूछता है कि अक्षांश की संख्या कितनी है तो हम आंसर देंगे 181 है, तथा जब पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है तो हमारा आंसर होगा 179। कितना होगा, 179 होगा। तो यह भी जरूरी पॉइंट था। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि अक्षांश का महत्व क्या है। अक्षांश का महत्व क्या है, अक्षांश का महत्व। तो अगर प्रथम महत्व की हम बात करते हैं तो किसी स्थान की लोकेशन सही ज्ञात करने में, यानी कि स्थान की स्थिति ज्ञात करने में, स्थान की स्थिति ज्ञात करने में, स्थिति ज्ञात करने में क्या होगा, जिस प्रकार से मान लीजिए यह ग्लोब हुआ हमारा और इस ग्लोब में हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर दिया और हमने इसको नॉर्थ कह दिया, इसको साउथ का, इसको वेस्ट और यह ईस्ट हो गई। और मैंने आपको लोकेशन पूछी कि 1 डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री मतलब क्या कहेंगे हम, ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट के ऊपर कौन सी है। तो हम एक बार तो क्या देखेंगे, 1 डिग्री नॉर्थ की जब बात करेंगे तो यानी कि हम देशांतर की बात कर रहे हैं, यानी कि लंबवत बात कर रहे हैं। और जब 1 डिग्री ईस्ट की बात करते हैं तो यानी कि हम अक्षांश की बात करते हैं, यानी कि हमें लोकेशन कौन सी ज्ञात करनी है, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री अक्षांश। तो यह स्थिति लगभग कहाँ पर आएगी, इस स्थिति पर आएगी, क्योंकि 0 डिग्री यह हो गया 0 डिग्री, फिर उसके बाद में हम यह देशांतर खींचेंगे। अभी जब मैं देशांतर पढ़ाऊंगा आपको तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि स्थान की स्थिति ज्ञात करने में। दूसरा है तापीय क्षेत्रों के विभाजन में, तापीय क्षेत्रों के विभाजन में। तापीय क्षेत्रों के विभाजन से क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था ग्लोब जब बनाया था कि जो 23.5 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। कारण क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ेगी तो तापमान सार्वधिक रहेगा। फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री बताया कि यहाँ पर सूर्य की थोड़ी तिरछी किरणें पड़ती हैं, यानी कि तुलनात्मक रूप से ध्रुवों से तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी तिरछी किरणें पड़ती हैं 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के मध्य में। फिर 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री के मध्य बिल्कुल ही सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम कि मतलब क्या, ये शीत क्षेत्र हो गया। तो आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए आपकी कॉपी में, उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम इसके आगे बात करते हैं अक्षांशों के अलावा, यानी कि अक्षांशों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कुछ। हमने अध्ययन किया था पृथ्वी का, और पृथ्वी के अध्ययन के दौरान मैंने आपको 2 गतियां समझाई थी। अगर आपको ध्यान हो, एक बार फिर से ध्यान दिलवा देता हूँ। एक घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति जिसके कारण क्या बनते हैं, दिन व रात बनते हैं, जिसके कारण दिन व रात बनते हैं, दैनिक गति। दूसरी गति होती है परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति को ही हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति। और इस वार्षिक गति का क्या मतलब है कि पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस परिक्रमण जो गति है, वार्षिक गति है, इसके कारण हमको 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? एक मिलता है हमको देखने को शरद विषुव। क्या मिलता है? शरद विषुव। दूसरा हमको कौन सी स्थिति मिलती है दोस्तों? शरद विषुव, एक वसंत विषुव, एक मकर संक्रांति, और चौथी जो स्थिति आती है वह करक संक्रांति। कौन कौन सी स्थितियां मिली? यानी कि पृथ्वी घूर्णन गति, दैनिक गति करती है जिसके कारण दिन रात बनते हैं, तथा परिक्रमण गति या वार्षिक गति करती है जो 4 अवस्थाएं दर्शाती है। और इस वार्षिक गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम है? परिक्रमण गति का ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम है? तो वह परिणाम किसका मानेंगे हम? परिक्रमण गति या वार्षिक गति का। अब आप इसको आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी है। और आपको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि इसको मिटाना पड़ेगा। आपने इसको उतार लिया होगा शायद। तो हमने 4 अवस्थाओं की बात की है परिक्रमण गति में। मोटे रूप से अगर मैं बात करता हूं तो इसको भी ऊपर बनाते हैं थोड़ा, कि यह पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंदर आपको पता है कितने डिग्री का झुकाव है? 23.5 डिग्री का। यानी कि यह 0 डिग्री हो गई। यह कितनी हो गई दोस्तों? 0 डिग्री। और यह सामने क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी है जो क्या करती है? इसकी परिक्रमा करती है। किसकी? सूर्य की। तो आपको पता है कि पृथ्वी है जो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री है झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी है, तो सूर्य का जो प्रकाश डला इस पे पृथ्वी पे, तो यानी कि यह सूर्य का प्रकाश इस स्थिति में कहाँ पर डला? 0 डिग्री पर डला। कहाँ पर? 0 डिग्री पर डला। और इस 0 डिग्री पर जब सूर्य का प्रकाश डलता है तो यानी कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या होगी? विषुवत रेखा पर डलेगा। विषुवत रेखा पर डलेगा। और विषुवत रेखा पर कब कब डलेगा? 21 जून व 23 सितंबर को। 21 मार्च व 23 सितंबर को। 23 सितंबर को डलेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं, तो यह स्थिति यानी कि 21 मार्च को यदि यहाँ पर यह स्थिति होगी तो 23 सितंबर को यह स्थिति कहाँ पर आएगी? 23 सितंबर को, यानी कि दोबारा जो 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश जो सीधा पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा। यानी कि
और जब यह पृथ्वी इधर से घूमकर यहाँ पर आएगी, यानी कि इसका झुकाव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिक्रमा के साथ साथ ये क्या करती है, घूर्णन भी करती है। परिक्रमा के साथ साथ क्या करेगी, घूर्णन भी करेगी। तो लेकिन इसका झुकाव है जो इस स्थिति से ज़्यादा का झुकाव नहीं होगा। जब इस स्थिति से ज़्यादा का नहीं होगा, यानी कि इसका प्रकाश अधिकतम किस सीमा तक पहुंच सकता है, 23.5 डिग्री का झुकाव है, तो मैं कह सकता हूं कि लंबवत ये कितने डिग्री पर प्राप्त कर सकती है, 23.5 डिग्री पर तक ही लंबवत प्रकाश, यानी कि सीधी जो प्रकाश की किरणें हैं वह मात्र 23.5 डिग्री तक प्राप्त कर सकती है। जो तो प्रकाश प्राप्त करने की जो लंबवत सीमा है, तो उसी को निर्धारित उत्तरी अक्षांश में, जब उत्तरी गोलार्ध में जब निर्धारित किया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो इसे कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति। और जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो सीमा बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि उधर जब 23.5 डिग्री का झुकाव इस तरफ आएगा, यानी कि नीचे की तरफ जब यह स्थिति होगी, यह स्थिति कहाँ पर होगी, इस स्थिति में होगी। यह स्थिति यहाँ पर बनेगी कुछ, जो दक्षिणी गोलार्ध पर जो लंबवत पड़ेगी, यानी कि पृथ्वी घूमती हुई इस तरफ से कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो इस स्थिति में यह कौन सी स्थिति बन जाएगी, मकर संक्रांति की, 23.5 डिग्री पर मकर संक्रांति। तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल से दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको, मैं तो कहता हूं इसको हाथ से बनाइए कॉपी के अंदर, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक बार मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोबारा समझिए, यह सूर्य है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो अगर हम इसको बात करते हैं इसके झुकाव की, तो यानी कि यहाँ पे झुकाव, यहाँ अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो जो 0 डिग्री होना चाहिए, अगर ये झुकाव नहीं हो, तब की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, यह झुकाव अगर नहीं होगा तो यह 0 डिग्री कहाँ पर बनती, यहाँ पर बनती। लेकिन चूंकि झुकाव है, इस वजह से यह 0 डिग्री कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। यानी कि यह, अगर हम इसकी सीध से, इस 0 डिग्री की सीध से अगर यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का कोण बनता है। और 23.5 डिग्री के कोण बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 डिग्री पर प्रकाश प्राप्त किया, उसके बाद में जब यह यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगी, तो यह कौन सी स्थिति प्राप्त कर लेगी, यह रेखा इस स्थिति को प्राप्त कर लेगी। और जो यह कहाँ पर आ जाएगी, इस स्थिति में आ जाएगी। जब यह घूर्णन करती हुई आएगी यहाँ पर, तो यानी कि इस स्थिति से प्रकाश यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हम संक्रांति कहते किसको है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश का कर्क रेखा पर, यानी कि 23.5 डिग्री पर प्रकाश की प्राप्ति क्या कहलाती है, लंबवत प्रकाश की प्राप्ति संक्रांति कहलाती है। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्राप्त हुआ, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश की प्राप्ति हुई, उसको हम कर्क संक्रांति, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त हुई उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह अवस्था 2 बार आएगी। कर्क संक्रांति कब होती है, तो अगर हम कर्क संक्रांति की बात करते हैं या मकर संक्रांति की बात करते हैं, और विषुवत रेखा, यानी कि यह विषुव की स्थिति है, तो विषुव की स्थिति मैंने आपको बताई 2 होती है। यह जो होती है वसंत विषुव हो गया। क्या हुआ, यह वसंत विषुव कब हुआ, 21 मार्च को। और 23 सितंबर को क्या हुआ, शरद विषुव हुआ, शरद विषुव हुआ, विषुव हुआ। जो कर्क संक्रांति होती है वह होती है 21 जून को। कब होती है दोस्तों, 21 जून को। और 21 जून को कर्क संक्रांति होने का मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर बिल्कुल लंबवत पड़ेगा। और लंबवत पड़ने का मतलब है कि जून के महीने में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध
में प्रकाश की प्राप्ति है जो सीधी होगी, लंबवत होगी, लेकिन कहाँ तक, 23.5 डिग्री तक। तो इस इलाके का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में सूर्य क्या करता है, 21 जून के बाद में फिर दोबारा यह नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट करता है। यानी कि सूर्य गति नहीं करता, यह परिणाम किसका है, परिक्रमण गति का। लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ से और इस स्थिति में जब जाता है तो यह 21 जून की स्थिति होती है। कितने की होती है, 21 जून की स्थिति। और 0 डिग्री पर जब फर्स्ट में आता है तो यह कब आता है, 21 मार्च को। 21 मार्च थी, 0 डिग्री पर था। फिर यह गया ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे 21 जून को आ गया। 21 जून को यह 23.5 डिग्री पर, यानी कि इस स्थिति को क्या कह दिया हमने, कर्क संक्रांति कह दिया। फिर उसके बाद 21 जून से यह नीचे आया, नीचे यानी कि यह 23 सितंबर को आया। और 23 सितंबर को हमने क्या कह दिया कि यह शरद विषुव है। विषुव यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सूर्य की जो स्थिति होती है उसी को विषुव कहते हैं। तो ऐसी स्थिति 2 बार आती है कि 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च को आती है उसको वसंत विषुव, 23 सितंबर को आती है इसको शरद विषुव कहते हैं। और शरद विषुव होने के बाद यह कहाँ आती है, नीचे आती है। नीचे यानी कि 23.5 डिग्री मकर संक्रांति का निर्माण करती है। यानी कि सूर्य का 23.5 डिग्री दक्षिण में आना, दक्षिण में लंबवत प्रकाश देना, यानी कि वह क्या कहलाता है, मकर संक्रांति कहलाता है। तो यह स्थिति कब बनेगी दोस्तों, 22 दिसंबर को। यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में क्या रहता है, दक्षिण में तो क्या रहती है, गर्मी रहती है, और उत्तर में ठंड का मौसम रहता है। और इसी प्रकार से 21 जून को, यानी कि इनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि विषुव का क्या होता है और मकर संक्रांति तथा कर्क संक्रांति क्या होती है। तो विषुव का मतलब क्या है, विषुव का मतलब यानी कि साल में 2 बार सूर्य का विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत होना, बिल्कुल लंबवत होना, यानी कि 100% प्रकाश है जो विषुवत रेखा पर डालना। और ऐसी कंडीशन, विषुव की ऐसी जो स्थिति है या कंडीशन है वह 2 बार बनती है। 2 बार कब कब बनती है दोस्तों, एक तो 21 मार्च को, 21 मार्च को जो विषुव बना उस विषुव को हम क्या कहेंगे, वसंत विषुव कहेंगे। तथा दूसरी कंडीशन जो बनती है वह 23 सितंबर को बनेगी। 23 सितंबर का मतलब है कि शरद विषुव बनता है। तो विषुव कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के, शरद विषुव और शरद विषुव तथा वसंत विषुव। 21 मार्च को वसंत विषुव, 23 मार्च को शरद विषुव हुआ। दूसरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कर्क संक्रांति तथा मकर संक्रांति किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के किरणों का, जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम कर्क संक्रांति कहते हैं। तो वह स्थिति कितने डिग्री पर बनती है, तो वह 23.5 डिग्री पर बनती है। परिणाम किसका है, वह परिणाम है वह पृथ्वी की घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति, और प्लस में बात करते हैं हम किसकी, पृथ्वी के झुकाव की। तो इसका परिणाम है कि वह 23.5 डिग्री पर प्रकाश पड़ता है। अगर मान लीजिए पृथ्वी इतनी झुकी हुई नहीं होती, पृथ्वी अगर इतनी झुकी हुई नहीं होती तो यह जो प्रकाश की जो प्राप्ति होती पृथ्वी पर वह कहाँ पर होती, जो 12 मास है, 12 मास के मास 0 डिग्री पर प्रकाश की प्राप्ति होती। अगर यह झुकाव तथा घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों साथ नहीं होती तब की कंडीशन है वो। इसके अलावा दूसरी हमने बात की मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जहां तक लंबवत पड़ती है, यानी कि जहां तक लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जहां तक प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण की बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को कंटस्ट कर लीजिए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार से हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी।
तो एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं मेरे साथ बने रहने के लिए, तथा उसके साथ साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, तथा अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना भी न भूलें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए नाइस डे।